एक करेंसी वो होती है जो हमारे लोकल होती है और उसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उससे हम कोई भी परचेजिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप इंडियन हैं तो आपके पास इंडियन रुपीस जो हैं वो आपकी लोकल करेंसी होगी। इसी तरह से जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए पाकिस्तानी रुपए लोकल करेंसी होगी। लेकिन एक करेंसी वो होती है जो आपकी लोकल नहीं है, जिसको हम फॉरेन करेंसी कहते हैं। जैसे डॉलर हैं, पाउंड हैं, रियाल हैं। ये वो करेंसी होती है जिसकी ताकत हमारे मुल्कों में तो बहुत ज्यादा है, यानी इसमें एनर्जी, यानी आपकी लोकल करेंसी में अमाउंट इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन हम इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से हमारे सेल के अंदर भी दो तरह की एनर्जी पैदा होती है। एक वो एनर्जी होती है जो हमारे लोकल करेंसी में होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। लेकिन एक वो एनर्जी होती है जो हमारी लोकल करेंसी में नहीं होती है, वो इन फॉर्म ऑफ एनएडीएच होती है या एफएडीएच होती है। लिहाजा जो फॉरेन करेंसी होगी उसको हम लोकल करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए एक करेंसी एक्सचेंज पर जाते हैं और वहां पर एक्सचेंज होकर लोकल करेंसी मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से ये एनएडीएच और एफएडीएच की जो एनर्जी है, ये भी समझ लें हाई एनर्जी करेंसी है जो हमारी लोकल करेंसी नहीं है। इसको भी हम एक करेंसी एक्सचेंज से गुजारेंगे और इस करेंसी एक्सचेंज से गुजारने के बाद हम इसको अपनी लोकल एनर्जी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। यही लोकल एनर्जी करेंसी दैट इज कॉल्ड एटीपी। तो ये वो करेंसी एक्सचेंज है जिसको हम बायोएनर्जेटिक्स की टर्म में रेस्पिरेटरी चेन कह रहे होते हैं। तो ये वो रेस्पिरेटरी चेन, वो करेंसी एक्सचेंज है जो एनएडीएच और एफएडीएच की सूरत में फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ये सारा प्रोसेस होता कैसे है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी चेन को हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप देखें कि जो एनएडीएच पैदा हो रहे हैं या एफएडीएच पैदा हो रहे हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इनके पास प्रोटॉन भी होते हैं। तो ये एनएडीएच और एफएडीएच ट्रांसफर करते हैं, मुंतकिल करते हैं अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को टू सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉल्ड रेस्पिरेटरी चेन। ठीक है, चूंकि ये रेस्पिरेशन में हिस्सा लेती है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि ये NaDH2 है और ये FeDH2 है। ये अपने प्रोटॉन प्रोटॉन और ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं टू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर है बिकॉज दिस सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दिस चेन हेल्प इन प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके लास्ट स्टेप में इसलिए इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन। तो ये जो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसमें क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। देखें एनएडीएच से जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसकी ऑक्सीडेशन होगी और कोएंजाइम क्यू को मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। कोएंजाइम क्यू से निकलेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट को मिलेंगे तो रिडक्शन। तो एक सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन कलाबाजियां खाते हुए अल्टीमेटली कहां जाकर रिएक्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से। ये वो ऑक्सीजन है जो हम सांस लेते हैं तो तभी इस्तेमाल होती है। सो अब हम इसको बड़ा आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो NaDH है और FeDH हैं, ये ट्रांसफर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को टू सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। इन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांस कैरियर को हम रेस्पिरेटरी चेन कह सकते हैं, वेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड टू सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स। इस रेस्पिरेटरी चेन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स। अल्टीमेटली वो किससे रिएक्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से। सो दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी चेन, कि ये जो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर है दैट इज इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम NaDH एंड FeDH, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी चेन। या टेक्निकली हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी चेन। तो सम टाइम आपसे ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा जाएगा, राइट ए नोट ऑन रेस्पिरेटरी चेन। सम टाइम आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन, राइट ए नोट ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और बाज का क्वेश्चन, चूंकि इसमें जो एटीपी बन रही है वो किसकी मौजूदगी में बन रही है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इसलिए बाज का क्वेश्चन आ जाता है राइट ए नोट ऑन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो एक्सप्लेन आपने इसको ऐसे ही करना है। सो ये सारी रेस्पिरेटरी चेन कहां मौजूद होती है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आ जाए तो दिस रेस्पिरेटरी चेन इज फाउंड ऑन द क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो फोल्ड होते हैं उन पर पाई जाती है। और बैक्टीरिया में चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो ये मेसोसोम पर आपको मिलेंगे रेस्पिरेटरी चेन, या उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लिंक होती है। फिर हम देखेंगे इसकी कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन कौन से हैं। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कंपोनेंट कौन कौन से हैं।
एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोएंजाइम क्यू, ये इसका पहला कंपोनेंट है। फिर यहां पर डिफरेंट साइटोक्रोम आपको मिलेंगे, ये साइटोक्रोम बी, सी, ए और ए3, इसका सीक्वेंस याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम भी होती हैं और यही वो रेस्पिरेटरी एंजाइम है, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है। फिर अल्टीमेटली इसमें क्या, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो इसके तीन बड़े कंपोनेंट हैं, कोएंजाइम क्यू, साइटोक्रोम और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जबकि इसका ईंधन क्या है, फ्यूल क्या है इसका, एनएडीएच और एफएडीएच, इसका क्या होता है, फ्यूल होता है। सो कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन ए कोएंजाइम कॉल्ड कोएंजाइम क्यू, जिसको एब्रिविएट करके हमने COQ लिख देते हैं। ए सीरीज ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम्स जिसमें बी, सी, ए और ए3 एक सीक्वेंस है। ए और ए3 को कलेक्टिवली हम ए कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चार डिफरेंट किस्म के इसमें कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं, जो थोड़ा सा डिटेल लेक्चर है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं ज्यादातर एफएससी लेवल पर डिस्कस कर रहा हूं उसको। और अल्टीमेटली इसका जो फाइनल कंपोनेंट है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये चीज आपसे एंट्री टेस्ट में जब भी पूछी जाएगी ना, विच वन द फॉलोइंग एज अ कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन, तो सिर्फ ये तीन कंपोनेंट, इसके अलावा आपने एनएडीएच और एफएडीएच को कंपोनेंट में इंक्लूड नहीं करना। यहां पर बच्चे गलती करते हैं कि जब मैं कंपोनेंट लिखवा रहा होता हूं वो जुबानी याद नहीं करते हैं। जब याद नहीं करते तो अपनी तरफ से तुक्के लगा रहे होते हैं, अच्छा उसमें एनएडीएच भी इस्तेमाल हो रहा है वो भी कंपोनेंट होगा, एफएडीएच भी इस्तेमाल हो रहा है वो भी कंपोनेंट। वो एक्चुअली इसके रिएक्टेंट है, उसके फ्यूल है जिस पर वो चल रही होती है। तो कंपोनेंट सिर्फ इसके तीन ही हैं, तो इसके अलावा जो भी होगा उसका कंपोनेंट नहीं होगा। ये जो साइटोक्रोम एंजाइम्स हैं इनको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम भी कहते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम भी कहते हैं। और ये जो होती है साइटोक्रोम एंजाइम, इनका इनहिबिटर होता है, दैट इज एक जो आपने स्ट्रॉन्ग पॉइजन पढ़ा होता है साइनाइड, इसलिए साइनाइड खाने से इंसान की फौरन डेथ हो जाती है, क्योंकि साइनाइड फौरन आकर रेस्पिरेटरी एंजाइम को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, और ये इरिवर्सिबल होता है, और परमानेंट ब्लॉक करने की वजह से रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज होगा, आपके ब्रेन को एटीपी नहीं मिलेगी और फौरन डेथ हो जाएगी। चूंकि एंजाइम है तो इस एंजाइम को काम करने के लिए किसकी जरूरत है, कोफैक्टर, और इसका कोफैक्टर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक होता है और इसके साथ परमानेंटली अटैच होता है जिसको हम कहते हैं हीम ग्रुप। तो दिस साइटोक्रोम आर साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस, ये एंजाइम्स हैं, इनका ताल्लुक किस कैटेगरी से है, ऑक्सीडेजेस कैटेगरी से है। ये एक्चुअली क्या होती हैं, होलो एंजाइम होती हैं। इनका कोफैक्टर क्या होता है, हीम ग्रुप, जो एक्ट करता है एज ए प्रोस्टैटिक ग्रुप, क्योंकि इसका परमानेंट पार्ट होता है। हीम ग्रुप में सेंट्रल एटम क्या होता है, आयरन, और आयरन की वैलेंसी चेंज होती है, ये Fe2 और Fe3 में घूमता रहता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो Fe+2 में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो Fe+3 में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, these contain heme group as a prostatic group and they contain iron atom and they undergo valency change of iron atom। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी चेन क्या है, यानी ये पूरा सीक्वेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का सीक्वेंस क्या है। उसके लिए जरूरी है कि हमें सबसे पहले एक जो एनर्जी लेवल बताना पड़ेगा। तो ये जो एरो है यहां पर एनर्जी लेवल लो है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी लेवल क्या होता जा रहा है, हाई होता जा रहा है। यानी यहां पर जो चीज होगी वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर होगी, और यहां पर जो एनर्जी लेवल होगी वो क्या होगा, लोएस्ट। अब अगर थोड़ी देर के लिए आप रिकॉल करें तो हम जो हमारी रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग, इसमें हम हमेशा ऑक्सीजन लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, ये ऑक्सीजन हमें सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और इसमें अगर ये नहीं होगी तो हमें मैक्सिमम एटीपी नहीं मिलेंगे। तो ये जो सांस हम लेते हैं ब्रीदिंग, ये एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ही लेते हैं। तो ये जो भी हम सांस लेते हैं ये लंग्स से ब्लड में, और ब्लड इसको लेकर तमाम सेल तक चला जाता है। एरोबिक सेल में जाकर ये ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन के लास्ट स्टेप में यूज होती है, लेकिन सारे स्टेप यही उसको क्या कर रही होती है, इसकी मौजूदगी में होंगे। अगर ये ऑक्सीजन होगी तो तभी पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होगा, तभी क्रेब्स साइकिल चलेगा, और तभी ये रेस्पिरेटरी चेन चलेगी। यानी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो एरोबिक रेस्पिरेशन में यही ऑक्सीजन होगी, और ये ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन को क्या करती है, ड्राइव करती है। तो इस ऑक्सीजन का आना जरूरी है, चूंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा तलब होती है और इलेक्ट्रॉन को खींचती रहती है। अब ये जो रेस्पिरेटरी चेन है ये कैसे चलेगी, इसमें चूंकि हम देखें कि NADH ये वो एनर्जी है NADH2 की जो हमारी करेंसी में नहीं है, हम इसको अपनी करेंसी यानी ATP में कन्वर्ट करने लगे। इसी तरह से FADH2 की भी एनर्जी हमारी करेंसी में मौजूद नहीं है। NADH2 टोटल अभी तक हमारे पास कितने हैं, टोटल NADH ग्लाइकोलाइसिस में कितने थे, 2। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन एक ग्लाइकोलाइसिस एक ग्लूकोज से कितनी होती है, 2, तो वहां से 2 NADH आते हैं। क्रेब्स साइकिल एक ग्लूकोज से 2 क्रेब्स साइकिल होते हैं, तो वहां से भी जो टोटल हमारे पास NADH आते हैं, एक क्रेब्स साइकिल में 3 और 2 से कितने आएंगे, 6। यानी कि हमारे पास टोटल एक ग्लूकोज से NADH 10 आएंगे।
और FADH2 सिर्फ पैदा होते हैं क्रेब्स साइकिल में, और एक ग्लूकोज से 2 क्रेब्स साइकिल, और FADH2 कितने होंगे 2। यही कुछ जमा पूंजी है जो फॉरेन करेंसी में मौजूद है, और इसी से हमने ATP बनानी है। होता यह है कि रेस्पिरेटरी चेन में ये सबसे पहले NADH कंज्यूम होगी 1 by 1, तो ये पूरी की पूरी 1 चेन है। एक NADH ये पूरी चेन ड्रॉ करवाता है और 3 ATP बनाएगा। वो हम देखते हैं कि NADH कैसे एनर्जी बनाता है। NADH2 की होती है ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन कौन करती है? कोएंजाइम Q। तो दिस कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइजेस NADH2, तो NADH2 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q, और NADH के जो प्रोटॉन है ये शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो अल्टीमेटली जाकर ये किससे रिएक्ट करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, और इलेक्ट्रॉन भी उसके किसको शिफ्ट हो जाएंगे? इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। और NADH ऑक्सीडाइज होकर वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD, ये रीजनरेट हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की तरफ। ये जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन है ना, फर्स्ट ऑक्सीडेशन, क्योंकि NADH बहुत हाई एनर्जी लेवल पर होता है और इसमें इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि वो इक्विवेलेंट टू 1 ATP मॉलिक्यूल होती है। लिहाजा हम इस फर्स्ट ऑक्सीडेशन, जब NADH2 ऑक्सीडाइज हुआ बाय कोएंजाइम Q, इसकी ऑक्सीडेशन से निकलने वाली एनर्जी को फौरन एक मैकेनिज्म केमी ऑस्मोसिस का यूज करके ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़कर क्या बना लेते हैं? एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो ये पहला ATP है। जैसे जैसे आप देखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हाई से लो एनर्जी की तरफ आएंगे, इनकी ऑक्सीडेशन होती रहेगी और इस ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकालते रहेंगे, और इसके बाद क्या बन जाएगी? ATP बनाते रहेंगे। So NADH2 is oxidized by coenzyme Q. This oxidation yield enough energy that is equivalent to 1 ATP, and that is used to produce a molecule of ATP through a mechanism called chemiosmosis. Next, coenzyme Q is oxidized by cytochrome B. ये दूसरी ऑक्सीडेशन है। फिर साइटोक्रोम B is oxidized by cytochrome C. अब चूंकि हम लो एनर्जी लेवल पर आते जा रहे हैं, तो अब जो ऑक्सीडेशन से पैदा होने वाली एनर्जी वो कम होती जा रही है। तो पहली ऑक्सीडेशन में कितनी एनर्जी? इक्विवेलेंट टू 1 ATP, लेकिन दूसरी ऑक्सीडेशन में एनर्जी कम पैदा हुई, और तीसरी ऑक्सीडेशन में एनर्जी उससे कम। दूसरी और तीसरी दोनों की एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ATP होगी, और इससे एक सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन जाएगा। तो पहली ऑक्सीडेशन के बाद फर्स्ट ATP, फिर 2 ऑक्सीडेशन के बाद दूसरा ATP। नेक्स्ट, साइटोक्रोम C is oxidized by cytochrome A, and cytochrome A is oxidized by फोर्थ ऑक्सीडेशन क्या हुई? साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज किया साइटोक्रोम A ने, और साइटोक्रोम A को ऑक्सीडाइज किया साइटोक्रोम A3 ने। ये फिफ्थ ऑक्सीडेशन है, और A3 को अल्टीमेटली किसने ऑक्सीडाइज किया? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ने। ये छठी ऑक्सीडेशन है। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में एनर्जी कम होती जा रही है। तो अब यहां पर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी 3 लगातार ऑक्सीडेशन के बाद इतनी एनर्जी होगी दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ATP, और 1 ATP बनेगा। तो जैसे NADH2 के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते जा रहे हैं टू सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, यहां पर सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली रिएक्ट करेंगे किसके साथ? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन होती रही है, वो हाई एनर्जी लेवल से किस तरफ आ रहे हैं? लो एनर्जी लेवल। तो इनकी एनर्जी निकालकर हम क्या बनाते जा रहे हैं? ATP बनाते जा रहे हैं। सो पहली ऑक्सीडेशन, चूंकि NADH बहुत हाई एनर्जी लेवल पर था, तो पहली ऑक्सीडेशन में पहली एक ATP के इक्विवेलेंट एनर्जी निकली, तो फर्स्ट ATP इज फॉर्म बाय फर्स्ट ऑक्सीडेशन, और सेकंड ATP फिर 2 ऑक्सीडेशन के बाद होगा। कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B और B ऑक्सीडाइज्ड बाय C। तो सेकंड और थर्ड यानी 2 ऑक्सीडेशन के बाद इक्विवेलेंट टू 1 ATP आएगी और दूसरी ATP बनेगी, और तीसरी ATP आप देखें 3 ऑक्सीडेशन के बाद साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज्ड बाय A और A3 और A3 बाय ऑक्सीजन। तो इन 3 ऑक्सीडेशन के बाद इतनी एनर्जी जमा होगी जो इक्विवेलेंट टू 1 ATP होगी, और तीसरा ATP बनेगा। यानी बहुत मुख्तसर करें तो पहली ATP 1 ऑक्सीडेशन के बाद, दूसरी ATP 2 ऑक्सीडेशन के बाद, और तीसरी ATP जो होती है वो 3 ऑक्सीडेशन के बाद। ठीक है, तो ये एक टोटल। सो ये आपने याद रखना कि ये एक NADH से कितनी ATP मिली है? 1, 2 एंड 3। और ये ATP किसकी मौजूदगी में बन रही है? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। सो दिस फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। एक NADH पूरे का पूरा जब कंज्यूम हो जाता है, फिर दूसरा NADH कंज्यूम होगा, फिर तीसरा, तो टोटल हमारे पास NADH कितने? 10। हर NADH से कितनी ATP बनी है? 3। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30 ATP सिर्फ हमें किससे मिलेंगी? NADH से बनेगी। सो एक ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल NADH कितना बनाता है? 10, और उससे टोटल ATP
from all NADH produced from one glucose during aerobic respiration कितनी होगी 30 ATP। सो 30 ATP तो हमें सिर्फ NADH से हासिल होंगी जो ग्लूकोज से बनेंगे। अब जब NADH कंज्यूम हो जाएंगे तो फिर किसकी बारी आएगी, वो FADH2 की बारी आएगी। FADH2 की एनर्जी एज कंपेयर टू NADH2 होती है वो कम होती है। इसकी ऑक्सीडेशन करता कौन है, यही कोएंजाइम Q ही करती है। FADH2 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q, लेकिन चूंकि NADH की निस्बत FADH2 की एनर्जी कम होती है तो पहला एटीपी नहीं बनेगा। सो फर्स्ट एटीपी इज नॉट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ, ये जो NADH ने पहला एटीपी बनाया था, तो इट्स मीन कि NADH when NADH is oxidized by coenzyme Q ATP is produced, but when FADH is oxidized by coenzyme Q यहां पर ATP नहीं पैदा, बाकी उसी तरह से प्रोड्यूस होंगी सेकंड और थर्ड। सो एक FADH से कितनी ATP बनेंगी, दो। कौन सी, जब साइटोक्रोम B ऑक्सीडाइज होगा बाय साइटोक्रोम C, और A3 जब ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन, यानी ये सेकंड और थर्ड जो ATP है ये FADH2 से बनेगी, फर्स्ट वाली नहीं बनेगी। सो टोटल FADH2 कितने, दो। हर FADH से कितनी ATP बन रही है, दो। सो 2 × 2 = 4 ATP हमारी कहां से आ रही है, FADH से आ रही है। इट्स मीन के पूरी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से टोटल एटीपी कितनी बन रही है, 34 एटीपी बन रही है। सो हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन फ्रॉम वन ग्लूकोज, तो एक ग्लूकोज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के जरिए हमेशा 34 एटीपी बनाएगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। सो ये हमारे पास थी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जब ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसको मिल जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, तो ये इस दो प्रोटॉन जो होते किसके, NADH को या FADH को, ये दो प्रोटॉन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, वाटर। तो ये ऑक्सीजन बिल्कुल एंड पर यूज होती है। अब अगर आप रिकॉल करें एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन को, तो वहां पर पढ़ते हैं ना C6H12O6 प्लस आप 6O2 लिखते हैं। तो एक रेस्पिरेटरी चेन में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, हाफ। तो एक ग्लूकोज से टोटल रेस्पिरेटरी चेन कितनी चलती है, 12। कैसे, 12, 10 NADH से चलेंगी और 2 किससे चलेंगी, FADH से, क्योंकि एक NADH पूरी रेस्पिरेटरी चेन चला रहा है। तो 10 कितनी चलाएंगे, 10 रेस्पिरेटरी चेन तो किससे चलेंगी, NADH से, और एक FADH से एक रेस्पिरेटरी चेन, और 2 से कितनी, 2। तो एक NADH है, एक FADH एक ही रेस्पिरेटरी चेन चलाएगा, और 10 अगर NADH है तो 10 चलाएंगे, FADH कितने, 2, तो ये 2 चलाएंगे, तो टोटल कितनी रेस्पिरेटरी चेन चलेंगी, 12। तो एक रेस्पिरेटरी चेन में ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो 12 में कितना यूज होंगे, 6 मॉलिक्यूल। तो ये 6O2 जो आप पढ़ते हैं ना यार, ये वो यहां पर यूज होता है। तो जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं वो यहां पर यूज हो रही होती है। अब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की आगे हम नेक्स्ट हेडिंग देते हैं और उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फास्फोराइलेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, तो सब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ, वर्ड क्या लगा हुआ शुरू में, ऑक्सीडेटिव, सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। यहां से अगर वर्ड में चेंज करो, ऑक्सीजन को लाइट से चेंज दूं, तो ये फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन बन जाएगी, जो हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ी थी। अब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के मेन रिएक्टेंट में क्या क्या आ जाते हैं, ऑक्सीजन, NADH2 और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। इसके अलावा NADH2 के अलावा वो क्या कंज्यूम कर सकती है, FADH2 कंज्यूम कर सकती है। और इसके मेन प्रोडक्ट में ATP और बाई प्रोडक्ट में क्या होता है, वाटर होता है। अब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की इक्वेशन क्या है, एक NADH की इक्वेशन यही है, 1 NADH2, वही जो आपने अभी रेस्पिरेटरी चेन पढ़ी है। तो 1 NADH2, एक रेस्पिरेटरी चेन में ऑक्सीजन का कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं, हाफ। ADP कितने यूज हुए, 3। इनऑर्गेनिक फास्फेट कितने यूज होते हैं, 3 इनऑर्गेनिक फास्फेट। NADH किसमें कन्वर्ट हो गया, NAD, इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यूज करके वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। और ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट से 3 ATP। तो एक NADH से कितनी ATP बन रही है, 3। अब यही इक्वेशन अगर हम किसके लिए लिखें, किसके लिए, FADH2 के लिए लिखें, तो फिर वहां पर भी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, FADH2 और ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट, प्रोडक्ट वही रहेंगे। FADH2 के लिए ऑक्सीजन उसी तरह से एक ही यूज होगी, लेकिन ADP कितने यूज होंगे, 2, और ATP कितनी बनेगी, 2 बनेगी। पहला ATP इसमें नहीं बनेगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का, केमियो ऑस्मोसिस, जिसको हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप ऐसी वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।